हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपने लास्ट वीडियो बोहर्स मॉडल का कंप्लीट कर लिया होगा। ये वीडियो देखने से पहले बेटा डेफिनेटली उस वीडियो को रिवाइज करके बैठना, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा भैया मैडम क्या पढ़ा रहे हो, आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो पहले जाओ जल्दी जल्दी इसको बंद करो, उसको रिवाइज करो, एक बार पन्ना पलटो और वापस यहाँ पे आओ, ठीक, तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बोहर्स मॉडल बेटा जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट्स में बता देती हूँ, क्योंकि हमने क्या किया था, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में हम चले गए थे तो सारी चीज़ें क्या हो गई थी बेटा, मिल गई होंगी। जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, जो उसके पॉस्टुलेट्स थे वो पॉस्टुलेट्स क्या थे कि उन्होंने क्या कहा था, कि इन्होंने नील बोर ने बोहर्स मॉडल में क्या कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा था भैया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी रिवॉल्व करता रहता है ना, कहीं भी रिवॉल्व करता रहता है। बट नील बोहर्स मॉडल में क्या कहा गया भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करता है, वो एक डेफिनेट क्या करता है, डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। आइदर वो यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ कहीं भी किसी भी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर सकता है, बट वो क्या करेगा बेटा, एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। उस ऑर्बिट को क्या कहा था उन्होंने, एनर्जी लेवल। मतलब इस ऑर्बिट को क्या कहा गया था कि ये क्या है बेटा, एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रिवॉल्व करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ऐसा नहीं है हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। ये सब आपको केमिस्ट्री में आई गेस पढ़े होंगे आप, ठीक। किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम पॉसिबल संख्या, ठीक। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की पहले चीज में हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट किसके बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं बेटा, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं। ये हमने पहला सेंटेंस पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ शेल और ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। यही होता है कि जिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होती है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ये दो चीजें हमने देख ली थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, उसी शेल में उसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ऑफ, या ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ, क्या था यार, h/2π होती है। क्या है ना, फॉर्मूले याद रहते नहीं मुझे, है ना, डिराइव करते समय समझ में आ जाते हैं बट फॉर्मूले मेरे दिमाग से बहुत जल्दी स्किप करते हैं। इसलिए सोचो रिवीजन किया करो, ठीक है। एग्जाम में चीज़ें बहुत ऐसा होता है बेटा कि हमें याद है करके हम छोड़ देते हैं, बट ना एग्जाम में भूल जाते हैं, लिख लिख के याद करो, बार बार याद किया करो, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। इतना क्लियर। अब देखो इसके आगे हमें चीजें पढ़नी है। इसके बाद हमने क्या कर लिया था, सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे, काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, रेडियस निकाला। मतलब हमने ये रेडियस कैलकुलेट कर लिया था कि ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, कोई सा भी रेडियस भैया, हमने तो रेडियस का ही फॉर्मूला निकाल लिया था। और जब हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला तो वो रेडियस का फॉर्मूला बेटा n चेंज कर सकते थे उसमें। तो मतलब हमें पता है कि देखो अगर मान लो मेरे पास कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अगर मेरे पास कौन सा एटम है बेटा, हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होगा। रेडियस के फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। n=1 रखोगे तो ये वाला शेल आ जाएगा, फर्स्ट शेल आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट आएगा। n=2 रखोगे तो सेकंड ऑर्बिट, 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्बिट। मतलब सारे शेल की आप क्या निकाल सकते थे, एनर्जी निकाल सकते थे। अगर आपको याद आ रहा हो, हाइड्रोजन एटम की हमने एनर्जी निकाली थी, कितनी आई थी कि
एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्या था, सॉरी, टोटल एनर्जी या फिर जिसको आप काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बोल दो बेसिकली, 13.6 इंटू n² था। यही हमने फॉर्मूला शॉर्टकट में निकाला था बाकी सारी वैल्यूज रखने के बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब देखो इसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या, 13.6, दैट टू इन माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी क्या है बेटा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी क्या है, 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी हमने एनर्जी लेवल क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। मतलब हर एक ऑर्बिट का हमने एनर्जी निकाल लिया था। इस ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, मतलब अब इस फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो इनर सेल है इसकी एनर्जी क्या है बेटा, सबसे कम, और इसकी एनर्जी बाहर वाले की क्या है, एनर्जी सबसे ज्यादा। अब कोई मत बोलना मैडम ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा, पकड़ पकड़ के पीटी तुम लोग को, समझ गए। ये -13.6 है, ये ज्यादा है कि -0.81 ज्यादा है, -0.81 ज्यादा ना, ये ज्यादा नेगेटिव है ना रे भैया। तो ये पॉजिटिव में ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, -0.81 वैल्यू ज्यादा है ना। तो आउटर सेल की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनर सेल। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, अब इसी का हम एक ग्राफ बना के देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है। इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, अब देखो मैं दो चीजों का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ बेटा, एक नंबर ऑफ सेल और दूसरे एक्सेस में क्या रखेंगे, एनर्जी। हम एक एक्सेस में क्या रख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल, और दूसरे सेल में हम क्या रख रहे हैं, एनर्जी। देखो अगर हम क्या करते हैं, दो एक्सेस प्लॉट किया हमने, एक एक्सेस में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक एक्सेस में हमने रख दिया एनर्जी और दूसरे एक्सेस में हम रख रहे हैं नंबर ऑफ सेल। लिखूंगी नहीं इस पेन से, बिल्कुल राइटिंग वाहियात बन जाती मेरी, एक तो ऐसी राइटिंग खराब है। ठीक, एनर्जी, यहाँ पे क्या रखा है हमने, एनर्जी। अब देखो अगर मानो जब एनर्जी कितनी है, n=1 है, ठीक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं दैट n=1। जब n=1 है बेटा तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -13.6 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दिया मैंने यहाँ सीधा। ठीक है, अब मैं सीधा वैल्यू लिख रही हूँ। जब नेक्स्ट वैल्यू देखा, देखो थोड़ा अज्यूम करना, चलो फिर से प्लॉट करते हैं ना, मतलब मैं प्लॉट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा n=2। यहाँ पे एनर्जी कितनी है, -3.4। अब तो वैल्यू याद हो गई होगी आपको डेफिनेटली। ठीक, फिर देखो ये हमारे थर्ड लेवल n=3। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा ये n=1। अब यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, -1.5 और यहाँ पे -0.81, तुम लोग अज्यूम कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है इस ग्राफ का, मैडम क्या बता दे रहे हो, कुछ भी बता दे रहे हो। ठीक, एक्चुअल में कुछ नहीं, जब एनर्जी लेवल का ड्रॉ किया गया, देखो नंबर ऑफ सेल के साथ एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है। देखो जब हम ये दोनों का एनर्जी गैप, देखो यहाँ का एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ का एनर्जी गैप क्या है बेटा, उसके बाद एनर्जी गैप, दो सेल के बीच का एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब ये दो सेल हैं 1 और 2, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, 2 और 3 एनर्जी गैप कम हो गया, 3 और 4 एनर्जी गैप और कम हो गया। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना बेटा, ये लाइन ना और पास आती जाती है, और पास आती जाती है। इसका क्या मतलब है कि देखो ये पहले हमने ऐसे बनाया है, लेकिन जब एक्चुअल में देखोगे तो ये दो एनर्जी के, ये दोनों के बीच में फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो जब आप फर्स्ट के बीच में देखोगे तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर एनर्जी गैप है। खुद सोचो, -13.6 कितना है, -13.6 -3.4, तो भैया -3.4, अब इसमें से माइनस करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस करके देख लो तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 10.2 अराउंड आ रहा है, तो मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक, फिर अगला देखो इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 -3.4, तो दैट इज +3.4। तो इन दोनों के बीच का गैप और कम हो गया। ठीक, फिर इन दोनों के बीच का गैप और कम हो गया। तो मतलब जैसे जैसे देखो आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ये दो, स्टार्टिंग में दो के बीच का एनर्जी लेवल ज्यादा था, एनर्जी गैप ज्यादा,
फिर आगे एनर्जी गैप कम, फिर एनर्जी गैप कम, फिर एनर्जी गैप कम। तो ये एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है बेटा कि आप जब शेल लिखते हो KLMN, आगे क्यों नहीं लिखते हो रे? आगे भी तो कुछ लिख सकते थे ना, आगे शेल में हम ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं? तो ये क्लियर बता रहा है कि भाई अगर हम इस सेल में स्टडी करें ना, नंबर जहाँ पे नंबर ऑफ कम सेल कम है, इसके बाद में ऐसे आगे आगे एकदम ये पास आते जाते जाता है, एक टाइम आएगा जब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 आएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0। कब आएगी? धीरे 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 लगी एनर्जी कम होती, यहाँ n बढ़ाती, यहाँ n का क्या कर रहे हो तुम? ये 4 है ना, 1 कैसे लिख दिया? एन यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एन 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी इन्फिनाइट हो जाएगी। ये मतलब यहाँ पे एनर्जी 0 हो जाएगा और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? फ्री हो गया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये खुद सोचो, देखो ये 0 कब होगा? एनर्जी -13.6 है उसकी। 0 कब होगा? जब 13.6 की एनर्जी दे दोगे एटम को। जब एटम को मैं 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दूंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 0 होगा। भैया 13.6 अगर दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या उस एटम के साथ रह जाएगा? नहीं, वो एटम से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसीलिए जब क्या बोला जाता है ये 0 हो जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन के जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फिनिटी हो जाते हैं। कुछ मतलब नहीं है इसका जस्ट ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। अब उस एटम का पार्ट ही नहीं है तो उसका सेल कैसे गिनोगे रे? इन्फिनिटी बोलोगे ना, इसीलिए। ठीक, तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है कि जब आपके नंबर ऑफ आप सेल आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आगे आगे बढ़ेंगे, जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो डिफरेंस इन एनर्जी क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। दो ऑर्बिट के बीच की डिफरेंस इन एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो, अब इन्हीं बेसिस पे 2 और पॉस्टुलेट दिए गए। ठीक है, पहला पॉस्टुलेट बहुत इजी है, ये बहुत टफ नहीं है। क्या बोल रहा है? while revolving in a higher energy level an electron may emit radiation। क्या बोल रहा है? while revolving in a higher energy level an electron may emit radiation that is called photon of a specific wavelength and falls de-excited to a lower energy level। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई हायर एनर्जी, ये क्या बोल रहा है? वाइल रिवॉल्विंग, चलो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना ही लेते हैं। ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ठीक, दूसरा ऑर्बिट हो गया। जब ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। जब बताओ बेटा, जब इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या ये यहाँ ये क्या कर सकता है? एनर्जी एमिट करके ये यहाँ जंप कर सकता है ना। ठीक, यही तो बोल रहा है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ हायर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन में एमिट रेडिएशन। ये क्या एमिट कर सकता है? रेडिएशन एमिट कर सकता है ना, जिसे आप क्या कहते हो? फोटोन। रेडिएशन एमिट करेगा भैया, कुछ एनर्जी निकाल रहा है ना, और उसको आप क्या बोल रहे हो? फोटोन। while revolving in a higher energy level an electron may emit radiation photon of a specific wavelength and falls de-excited to a lower energy। भैया यहाँ से देखो, यहाँ से एनर्जी रेडिएट कर रहा था, अब जब यहाँ से रेडिएशन निकाल दिया, एनर्जी निकाल दिया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या एक्साइटेड स्टेट पे रहेगा? नहीं, इट विल रिमेन इन अ डी एक्साइटेड स्टेट। तो इसीलिए बोल रहा है कि वो वेवलेंथ एग्जिट कर सकता, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एनर्जी एमिट करके लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है। बट वो लोअर एनर्जी लेवल पे जब आएगा तो वो कोई स्पेसिफिक फोटोन ही एमिट कर सकता है, कोई भी फोटोन नहीं एमिट कर सकता। देखो इसका क्या मतलब है कि चलो मैं बनाती हूँ एक और शेल। ठीक है, मान लो अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एमिट यहाँ पे क्या कर सकता है? फोटोन एमिट कर सकता है, और ये यहाँ जंप कर सकता है इस वाले शेल पे, इस वाले ऑर्बिट में, ठीक, सेकंड ऑर्बिट पे जा सकता है। और क्या चांसेस है कि वो यहाँ चला जाए, एक फोटोन एमिट कर दे। नहीं समझ में आया मतलब? देखो समझाती हूँ। अगर ये इसकी एनर्जी कितनी है रे लड़का लोग?
ये 13.6 माइनस इसकी एनर्जी माइनस 3.5, इसकी एनर्जी माइनस 1.5। अब याद नहीं है बोलोगे ना कुटुंब पकड़ पकड़ के, समझ गए। देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करना है तो उसको कितना एनर्जी का फोटोन निकालना पड़ेगा, कितना एनर्जी का, बोलो बोलो बोलो। तो इसका जो चेंज इन एनर्जी होगा दैट इज एनर्जी ऑफ शेल N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, इतना एनर्जी एमिट करेगा, इसी एनर्जी का फोटोन निकालेगा। मतलब भैया देखो यहाँ की एनर्जी यहाँ आएगा, कब आएगा, जब इसकी एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होगी तो कितना निकालेगा यहाँ आने के लिए, तो भैया ये कुछ फोटोन एमिट कर देगा। सेम वैसे ही कितना एनर्जी का एमिट करेगा यहाँ से, जैसे देखो इस ये वाली सेल से इस वाली सेल में आना है इसको, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट करेगा और माइनस 13.6 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हम निकालते थे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी है 13.6, यहाँ पे कितनी है 3.4, तो जब यहाँ से इसको यहाँ पहुंचना पड़ेगा तो अभी तो ये सिर्फ माइनस 3.4 पे है, कितना एमिट करेगा तो यहाँ पहुंचेगा 10.2 और एमिट करेगा तब वो यहाँ पहुंचेगा। तो मतलब उसको कितनी स्पेसिफिक फोटोन कितने का निकालना पड़ेगा, 10.2 का निकालना पड़ेगा तभी तो यहाँ जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो 8.2 भी निकाल दे और पहुंच जाए, उसको एक स्पेसिफिक फोटोन एमिट करना पड़ेगा तभी वो इस एनर्जी लेवल पे जा सकता है, वो और कहीं नहीं जा सकता। समझ में आई चीज। जैसे अगर इसको यहाँ पर वाले अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके पास दो चांसेस हैं, आइदर ये यहाँ जंप कर जाए इस वाले शेल पे, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस के जितना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जंप कर सकता है, ठीक, तो इनको कितना एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, इन दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर। तो वही ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर, हायर एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट कर सकता है। और रेडिएशन जो एमिट करता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ का होता है, मतलब वो कोई भी वेवलेंथ एमिट करके कहीं भी नहीं कूद सकता, वो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल, डेफिनेट एनर्जी का वेवलेंथ ही एमिट करेगा और वो किसी पर्टिकुलर शेल में ही जाएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसके पास ये सेल ही हैं, वो ऐसा नहीं बोलोगे कि हाइड्रोजन का एटम है भैया तू ये काम कर कि यहाँ से 8.8 निकाल दे और यहाँ से तू -14 में चला जा, उसके पास -14 का ऑर्बिट ही नहीं है, -14 में वो जा ही नहीं सकता। मतलब सोचो जो ये फोटोन निकल रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के हैं, हर वेवलेंथ के फोटोन नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बताओ, यहाँ का अब्जॉर्प्शन 10.2, यहाँ इस सेल में कूदेगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहा है, यहाँ जा रहा है तो 2.1 2.2 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल रहा है। तो भैया हमेशा हर केस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप कर रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ कूदे चाहे यहाँ से यहाँ कूदे, वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की फोटोन ही एमिट करते हैं। ठीक, तो वो और उसकी एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, शेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो जब स्पेसिफिक वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा है तो भैया फोटोन अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ का निकलेगा तो उसी कलर का तो स्पेक्ट्रम दिखेगा ना, हर कलर का स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा। अगर आप इसको देखना चाहोगे, इस रेडिएशन को आप जज करोगे, इसका स्पेक्ट्रम देखोगे तो क्या आपको हर कलर दिखाई देगा, हर कलर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया, वेवलेंथ की देखो, इस यहाँ की फोटोन निकली, इसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ये फोटोन निकली, इसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप उसका कलर देख सकते हो। तो जब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप उसका कलर देखोगे या उसका पैटर्न देखोगे तो आपको एक डिस्क्रीट पैटर्न मिल रहा है। डिस्क्रीट क्यों मिल रहा है, यही एनर्जी लेवल एमिट हो रहा है तो इसका पैटर्न मिलेगा, इसके बाद में ये एनर्जी एमिट हो रही है इसका पैटर्न मिलेगा, कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, 10.2 में जंप कर सकता है, 9.8 में जंप कर सकता है क्या, नहीं। तो हर एनर्जी लेवल का पैटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जा रहा है इसलिए कुछ पर्टिकुलर आपको पैटर्न ही मिलता है, इसीलिए बोलते हैं कि डिस्क्रीट पैटर्न मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर लेवल पे जंप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा बहुत समझो, आगे हम जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे आप पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही पढ़ने वाले हो। ठीक ठीक, सेकेंड वाला पॉस्टुलेट इसी से जस्ट रिलेटेड। अरे एक बात बता रही हूँ, सारे पॉस्टुलेट बेटा
इन बोहर्स मॉडल के ही हैं, सबको अलग अलग लिख के मत आ जाइए। अगर आपको कोई बोहर्स मॉडल बोलता है तो ये जितने एटलीस्ट वो कैलकुलेशन मत करके आना, ठीक, जो मैंने पिछले क्लास में कराया है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये सारे पॉइंट्स बोहर्स मॉडल के हैं, ये सारे पॉइंट वहां होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें क्या बोला, वाइल रिवॉल्विंग इन अ लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, lower energy level, an electron may absorb radiation of a specific wavelength and jump excited to higher energy level। अब एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे है तो वो फोटोन एमिट करेगा और लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, ठीक। तो भैया ये अगर ये लोअर एनर्जी लेवल पे है, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है तो ये एनर्जी लेके हायर पे भी तो जंप कर सकता है। कोई मना किया क्या इसको, तुम यहाँ नहीं जा सकते? तो ये क्या कर सकता, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर लेवल पे भी जंप कर सकता है। समझ में आई चीज? इस इलेक्ट्रॉन के पास की टेंडेंसी है कि वो एनर्जी इस दोनों की गैप के जितनी एनर्जी ले ले और यहाँ चला जाए, या फिर एनर्जी ले ले और इस सेल में चला जाए। तो उसके पास दो टेंडेंसी है, ये दो टाइप के फोटोन एमिट कर सकता है, या तो 10.2 निकाल ले, 10.2 ऑब्जॉर्व कर ले और यहाँ चला जाए, या तो कुछ और एनर्जी ऑब्जॉर्व करे और यहाँ चला जाए। समझ में आई चीज? ठीक। यहाँ पर वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या टेंडेंसी, कौन सा फोटोन एमिट कर सकता है? सिर्फ एक ही फोटोन निकाल सकता है, या तो यहाँ जाए या तो अगले वाले में चला जाए। लेकिन अभी जैसे मैंने 3 शेल बनाए तो इसके हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक ही टेंडेंसी कि वो यहाँ जा सकता है, अगर एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक। इधर भी आ सकता है, लेकिन तब जब एनर्जी लूज करोगे भैया। अगर एनर्जी लोगे या दोगे डिपेंड करेगा ना, एनर्जी दोगे तो एक्साइट होके ऊपर कूदेंगे, और अगर एनर्जी ले लोगे तो एक्साइट होगे, तो डी एक्साइट होके नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, यही 2 चीजें बोली गई थी। समझ में आई इतनी? तो ये डी ब्रॉगली का फेस, डी ब्रॉगली बोल रहा हूँ, कहाँ से आ गया भाई साहब। तो ये जो बोहर्स मॉडल था बेटा, बोहर्स मॉडल में ये सारी चीजों की बात की गई थी। इतना पढ़ लिए, कुछ समझ में आया 1-8%। अब चलो, अब तुम लोग मेरे को गरियाने वाले हो। क्यों गरियाने वाले हो? क्योंकि हम इतना 2 दिन से पढ़ रहे, 2 क्लास से बोहर्स मॉडल बोहर्स मॉडल बोहर्स मॉडल। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका ड्रॉबैक, ठीक। अब जैसे आप पहला वाला ड्रॉबैक बोलोगे ना, पढ़ोगे ना, तुम लोग का ना दिमाग खराब हो जाने वाला है। मतलब मैडम ये क्या तबाही कर दी है आप, है ना। देखो पहला सेंटेंस पढ़ के देखो एक बार, क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा है ना? क्या बोल रहा है ड्रॉबैक में? पहला लाइन बोल रहा है इट ओनली स्टैंड्स ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम। ए माँ, ये क्या हो गया? मतलब इतना पढ़ा, इतना एक्सप्लेन किया, और किसके लिए सही? सिर्फ एक तो हाइड्रोजन के लिए। ये तो गलत हो गया ना। तो ये जो मॉडल था बेटा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही बैठ रहा था, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये क्या बैठ रहा था, फिट बैठ रहा था, बाकी सबके लिए गलत था। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर एटम है तो भाई गड़बड़ है, इसको ये सब चीजें गलत प्रूफ हो जाती हैं। समझ में आई? तो पहला ड्रॉबैक इसका यही था, इट ओनली स्टैंड्स ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम, और यू कैन से हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स He+। हीलियम एटम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो He+। लिथियम परमाणु क्रमांक कितना? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो लिथियम ++, बेरिलियम 3+, ठीक। तो सिर्फ इनके लिए, मतलब आइदर हाइड्रोजन एटम के लिए वो स्टैंड करता है, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वो स्टैंड करता है, मतलब सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, ठीक। मतलब समझ में आया? तो मतलब सेकेंड क्या हो गया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। थर्ड इसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने डज नॉट टेक इन अकाउंट, ये क्या लिख दिया है मैंने, इट डज नॉट इन टेक इन, लिख लो भाई, इट डज नॉट टेक अकाउंट, इट डज नॉट टेक अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसने, देखो भाई वेव नेचर की इतनी बात हुई थी, है ना,
डी ब्रॉगली ने काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, और वो किसके लिए दिया था? इलेक्ट्रॉन के लिए ही जो उन्होंने प्रूफ किया था। जो वेव नेचर है, एटम्स का वेव नेचर, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रूफ करके गए हैं, वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में, बोहर्स मॉडल में, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की कहीं भी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये वो चीज़ फिट नहीं किया, इसलिए ये इन्होंने वेव नेचर की कहीं बात ही नहीं की। और फोर्थ ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये वायलेट करता है। अब ये क्या हो गया? ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहीं पढ़े हो क्या? नहीं भी पढ़े हुए तो चलो मैं एक बार हल्का सा बताती हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है, अनसर्टेनिटी, ठीक, मैंने एक बार बोल दिया, अब मेरे से गलत होगा तुम लोग करेक्ट कर लेना खुद से। क्या होता है, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एटम है, अगर कोई क्या है बेटा? एटम है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिले का लोग, एटम है ना। तो अगर कोई एटम है तो उस एटम का हम मोमेंटम और क्या 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 कैलकुलेट किए थे हम लोग? मोमेंटम दिए थे और एनर्जी, पोजीशन, रेडियस कैलकुलेट किए थे, पोजीशन एंड मोमेंटम। हमने लास्ट क्लास में दोनों कैलकुलेट किया था, पोजीशन भी कैलकुलेट किया था और मोमेंटम भी। फॉर्मूला मत लिखवाना, मेरे से बिल्कुल याद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब हमने लास्ट क्लास में पोजीशन भी निकाला था r, और वेलोसिटी भी निकाल लिया था, वेलोसिटी से, जिससे हम मास इनटू वेलोसिटी करके मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहा गया था बेटा कि हम किसी भी एटम की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते हैं, बट एक साथ करेक्ट नहीं बता सकते। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम पोजीशन और मोमेंटम किसी एक एटम का एक टाइम पे एकदम करेक्ट नहीं बता सकते, बट इन्होंने तो बता दिया। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, मतलब नहीं माना उसको, उसका अपोज कर दिया। इन्होंने पोजीशन भी एकदम करेक्टली बता दिया और उसका मोमेंटम भी बता दिया। तो ये प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ। उसके बाद में एक और पॉइंट है, ठीक, इतना समझ में आया? ये 4 पॉइंट समझ में आए तो बहुत इजी से पॉइंट है। ड्रॉबैक है, आपको आई गेस याद भी हो गए होंगे। पहला ड्रॉबैक बोलो, सिर्फ किसके लिए प्रूफ करता है, किसके लिए स्टैंड करता है? हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। सिंगल एटम के लिए लाई कर रहा है, मतलब मल्टी एटम के लिए लाई नहीं करेगा। सेकेंड चीज, वेव नेचर का कहीं हमने कुछ पढ़ा नहीं तो वेव नेचर को डिफाइन नहीं किया। फोर्थ क्या है, हाइजेनबर्ग हाइपोथेसिस को या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, वायलेट करता है। याद हुआ? नहीं हुआ तो एक बार मन में फिर से बोलो पॉज करके। ठीक, अब देखो अगला वाला, इसमें क्या बोलता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, अब देखो जो स्पेक्ट्रम होता है ना बेटा, अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब समझो, थोड़ा सा समझाती हूँ ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई एटम है, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अब इस मटेरियल को अगर हीट करोगे, अब इस मटेरियल को मैं क्या कर दूं, हीट कर दूं। ठीक, तो जब हीट करते हैं ना तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही बाहर निकलते हैं। जैसे उसको देखिए, रे इंडक्शन सबके घर में होगा। अबे वो वाला इंडक्शन नहीं जो आजकल आता है, वो पुराना वाला इंडक्शन, वो कॉइल वाला, हीटर वाला। ठीक, अब देखो अगर हम किसी को हीट करते हैं ना तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही बाहर निकलते हैं। वो लाल लाल ही क्यों दिखता है हीट करने पे? सोचो, क्योंकि उसमें से ना रेड कलर की वेवलेंथ वाली लाइट निकलती है और कोई बाकी वेवलेंथ की लाइट नहीं निकलती। समझ में आई चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ? उसमें से एक रेड कलर की, वो रेड कलर का ही दिखता है। क्यों? जब हीटर गर्म हो जाता है, वो घर वाला हीटर जिसमें आप पुराने ज़माना क्या भी लोग यूज़ करते हैं बहुत, लेकिन अब कम हो गया। तो जब वो हीटर में हम लोग क्या करते थे, पानी गर्म करते थे उसमें, तो वो जो कॉइल होता है उसको किसी भी कॉइल को हीट कर दोगे तो रेड ही दिखता है। क्यों? क्योंकि जब वो उस टेम्परेचर पे पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, देखो शुरू में वो रेड नहीं दिख रहा होता है, धीरे धीरे येलोइश दिख रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जब एकदम हॉट रेड हो जाता है ना, ठीक, हॉट से कहीं और मत चले जाना, समझिए। लगता होगा बहुत सारे लोग तुमको हॉट लगते होंगे, बट अभी ये वाले हॉट में आ जाओ। तो जब यहाँ से जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं ना तो यहाँ से स्पेक्ट्रम निकलते हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही निकलते हैं, सारे स्पेक्ट्रम नहीं निकलते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब इनको हीट किया गया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या किए बेटा, एनर्जी ऑब्जॉर्व किए, और एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हायर लेवल पे क्या किए, जंप किए। तो जब उन्होंने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया तो उन्होंने वही फोटोन खाए जिससे वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर सकते थे।
जैसे पिछले एग्जाम्पल में देख रहे थे ना कि 10.2 का गैप होना चाहिए या 2.1 का गैप होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, या यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, या यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। ये 3 ही फोटोन खा सकता है, जिनकी एनर्जी इन दो के डिफरेंस के बराबर हो, या इन दो के बराबर हो, या इन दो शेल के डिफरेंस के बराबर हो। समझ में आ रहा है कुछ? बाकी फोटोन ये नहीं खा सकता। तो जब हीट करोगे तो ये कौन से एनर्जी के फोटोन खाएगा? सिर्फ इतने डिफरेंस वाली एनर्जी के फोटोन खाएगा, या इस डिफरेंस वाली एनर्जी के फोटोन खाएगा, या इस डिफरेंस वाली एनर्जी के फोटोन खाएगा। एम आई क्लियर टू यू? तो ये होता है एक पैटर्न। ठीक, तो ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो सारे फोटोन्स तो नहीं खा रहा है ना, हीट कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन खा रहा है मतलब आई मीन अब्जॉर्व कर रहा है। ठीक, तो अब्जॉर्व कर लिया कुछ पर्टिकुलर। तो भैया जब वो कोई पर्टिकुलर एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है तो एनर्जी क्या होती है बेटा? hc/λ। ये मच्छर देखो, एक मच्छर है, फिर परेशान करने आ गया मेरे को। तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का ही वो क्या कर रहा है? फोटोन खा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही लाइट दिखाई देगा रे बाबा, है ना। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम देखोगे तो सिर्फ यही वेवलेंथ की लाइट दिखाई दे रही होगी, दूसरी वेवलेंथ की लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? बाकी को तो अब्जॉर्व ही नहीं कर रहा है, बाकी फोटॉन्स की बाकी तो एनर्जी चाहिए ही नहीं उसको। 9.8 वेव एनर्जी वाली फोटोन को नहीं खाएगा, मतलब उसको अब्जॉर्व ही नहीं करेगा, चाहिए ही नहीं उसको। 10.4 को नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसको चाहिए ही नहीं, वो वहां पे कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है उसके डिफरेंस का, नहीं लेगा उसको। समझ में आई चीज? ठीक, सेम वैसी ये तो अब्जॉर्व करने का केस हो गया। अब अगर इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं या इसको एमिशन बोल सकते हो, या ये एमिशन है, सॉरी अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एमिट कर रहा है ना, हीट को अब्जॉर्व कर रहा है, अब्जॉर्व करके एमिट भी कर रहा है। तो ये दोनों चीजें देखते हैं बेसिकली, अब्जॉर्प्शन भी देखते हैं, एमिशन भी देखते हैं। अगर इसमें व्हाइट लाइट डालोगे तो अगर देखो इस बॉडी का स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसमें सिर्फ रेड दिखाई देगा, उसमें सिर्फ रेड दिखाई देगा। क्यों? रेड को एमिट कर रहा है, अब्जॉर्व किया है और रेड को क्या कर रहा है? एमिट करेगा। बट अगर हीट जो दिए हो ना, अगर यहाँ पे इसका पैटर्न देखोगे तो इसमें से रेड गायब दिखाई देगा। हीट जो दे रहे हो इसमें से रेड गायब हो जाएगा और उस रेड को कौन ले लेगा? ये लाइट, ये बॉडी ले लेगी। तो मतलब एमिशन भी हो रहा है, यहाँ से एमिशन हो रहा है और यहाँ से अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दो टाइप का आपको पैटर्न देखने मिल सकता है, एक अब्जॉर्प्शन पैटर्न भी देखने मिल सकता है बॉडी का, और एक अगर इसका आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो जो आपने हीट दी, हीट के पैटर्न में रेड लाइट गायब होगी, रेड लाइट की वेवलेंथ गायब होगी। ठीक, उसको कौन खा गया? ये बॉडी खा गई। ठीक, और इसका जब बॉडी का वेवलेंथ मतलब पैटर्न देखोगे या इसका जब स्पेक्ट्रम देखोगे तो उसमें सिर्फ रेड दिखाई देगा। क्यों? इसने सिर्फ उसी को खाया है, बाकी को नहीं खाया है। ये चूहा हो गया है, बिल्ली हो गई, सिर्फ चूहा खाएगा, बाकी नहीं खाएगा। मत बोलना ऐसा, बिल्ली सब खा लेती है आजकल। तो समझ में आया कुछ कुछ? अब समझो कि पैटर्न देख सकते हैं अपन, उसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो जब वो स्पेक्ट्रम जो बनता है ना बेटा, वो स्पेक्ट्रम होता है, वो स्पेक्ट्रम ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। वो जो स्पेक्ट्रम होते हैं जो किसी बॉडी को हीट करने पे एमिट होते हैं, ये सारे स्पेक्ट्रम ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होते हैं। ये सारे स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करते हैं उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क, STARK, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? स्टार्क इफेक्ट। ठीक, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं उसे जीमान इफेक्ट कहा जाता है। कौन सा इफेक्ट कहते हैं हम? जीमान इफेक्ट। अब देखो ये दो इफेक्ट के बारे में हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डेविएट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन अगर होता है स्पेक्ट्रम का तो क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक। अबे कहीं भी सोचो, इलेक्ट्रिक, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दो ठो तार को जोड़ दो क्या होगा? स्पार्क ही तो होता है ना। तो इसीलिए अरे सिर्फ याद करने के लिए है, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डेविएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप स्पेक्ट्रम को डाल दोगे, ये जो स्पेक्ट्रम मिला लाइट का, ठीक, यहाँ से देखे तो इसमें से सारे यहाँ से सिर्फ वेवलेंथ वाली रेड वेवलेंथ की लाइट निकल रही है। इस स्पेक्ट्रम को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां पे क्या होगा? स्टार्क इफेक्ट दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे जीमान इफेक्ट दिखाई देगा। जीमान इफेक्ट दिखाई नहीं देगा या स्टार्क दिखाई नहीं देगा। जो ये स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डेविएट होता है, ठीक है।
स्प्लिट करता है उसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करेगा, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करेगा तो उसको स्प्लिट करना मतलब फैलना, ठीक है, या डेविएट करना, थोड़ा सा जो पहले था वैसा नहीं रह जाएगा, कुछ चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा या स्प्लिट करेगा, उसे जीमान इफेक्ट कह देते हैं। ये डायरेक्टली पूछ लेता है बेटा, ये दोनों इफेक्ट डायरेक्टली उठा के पूछ लेगा। इतना समझ में आया? चलो अब देखो, अब कैसे इतना में ना बेटा बोहर्स मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल कंप्लीट होता है। अब एकदम ही ना तुम लोग नालायक लेकर, एकदम 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 अगर मैं ना क्लास में कोई चीज़ पढ़ा देती और मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करती तो तुम लोग ना मेरा खून कर देते, मैडम ऐसा कैसे ले लिए आप बताओ। लेकिन जब यहाँ पे डाउट बोलने या डाउट पूछने का आ जाता है, क्या हो जाता है तुम लोग सबको, काहे को रोने लगते हो एकदम, एक डाउट नहीं आता मेरे पास, पढ़ ही नहीं रहे हो, या तो सब समझ में आ जा रहा है, मैं बहुत ज्ञानी हो गई कि मैं तुम लोग को एक बार में सब समझा दे रही, या तो पूरे के पूरे नालायक हो गए हो, घर में बैठे हो चुपचाप सो रहे हो। वेब सीरीज पक्का देखे हो रहो ना, वेब सीरीज कौन कौन सी देखे हो रे, लेकर लो असुर वसूर सब देख डाले क्या? देखो वेब सीरीज मत देखना भैया, पेपर वेपर दिला लो नीट, उसके बाद जो देना देते रहना, जेई दिला लो, फिर से जो करते रहना। तो एक भी बच्चे ने मेरे से डाउट नहीं पूछा। एक डाउट है जो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, मेरे को था कि शायद कोई तो ऐसा ज्ञानी इंसान हो जो मेरे से पूछ ले, बट छछुंदर लड़का लो कोई नहीं पूछे। वैसे मैं एक्सप्लेन तो नहीं करना चाह रही थी बट कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की। मैंने एक बात बोला था, जो आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं शेल में रोटेट करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू NH/2π होता है। जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोला था मैंने, NH/2π होता है। व्हाट इज N? N इज अ मैडम पॉजिटिव इंटीजर, है ना। व्हाट इज N मैडम? N इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वाई पॉजिटिव इंटीजर एंड होल इंटीजर ओनली? भैया 1 2 3 n बराबर 1 2 3 4 5 यही क्यों होता है? 1.5 क्यों नहीं हो सकता? भैया मैंने बोला था 1.2 नहीं ले सकते, 2.1 नहीं ले सकते, 3.1 कुछ भी इंटीजर नहीं ले सकते। पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, होल इंटीजर लेंगे, क्यों मैडम क्यों नहीं लिख सकते? क्या दिक्कत है? पूछना तो चाहिए था, नहीं पूछते हो गधे बच्चे हो तुम लोग। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, एकदम ज्यादा नहीं। इसको किसके बेसिस में प्रूफ किया गया है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बेसिस में प्रूफ किया गया। ये जो इन्होंने लिया था ना, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लिया था इन्होंने। देखो बाकी पूरे मैंने अभी ड्रॉबैक में तुमको एक पॉइंट लिखाया है कि इन्होंने वेव नेचर की कहीं बात नहीं की है, तो डायरेक्टली इन्होंने वेव नेचर की कहीं बात नहीं की है, लेकिन इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लिया था ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ही उठाया इन्होंने। समझ में आ रही चीज? अब देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कैसे आया, क्यों लिया गया, पॉजिटिव क्यों, मतलब होल इंटीजर क्यों है ये, समझो। अगर देखो हमने क्या बोला था बेटा, उन्होंने कहा था कि अगर कोई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस याद करो थोड़ा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने ही कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब एटम मतलब मैटर का एटम होगा, छोटा पार्टिकल। अब अगर एटम मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में है मतलब उसमें वेव होता है, पार्टिकल तो वो है ही, पार्टिकल होने के साथ साथ क्या होता है, वेव होता है। और उसके मोमेंटम को हम कैसे दिखाते हैं, h/λ से दिखाते हैं। ये किसने बोला? डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला। किसने बोला? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला था कि कोई भी अगर एटम है तो एटम में क्या होता है बेटा, एटम अपने साथ में वेव कंसिस्ट करता है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये आगे बढ़ेगा ना, ये जब आगे बढ़ेगा तो इट विल हैव वेव नेचर विथ इट, इसमें वेव नेचर होगा इसमें। समझ में आ रही चीज कि ये एटम में क्या होगा, मोमेंटम भी होगा और इसमें क्या होगा, वेव भी होगा। और उसका मोमेंटम उन्होंने दिया था h/λ से। याद आ रही चीज? ये हमने किससे पढ़ा था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था। अब देखो तो यहाँ पे ये चीज समझो, तो जब मतलब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सोचो अगर मैं बनाती हूँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एस, ये 2 रिजिड सेक्शन है, ठीक है, 2 रिजिड सेक्शन है। अगर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के, अगर देखो ये
ये पूरा ऐसा यहाँ से बांध दिया रस्सी और यहाँ से बांध दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से बांध दिया तो इसमें कैसा पैटर्न मिलेगा, ऐसा पैटर्न मिल सकता है, ये पैटर्न मिल सकता है। भाई एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, उसको बांध दिया यहाँ से, अब उसको उठा ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे वेव जनरेट करो उसमें, तो कैसा वेव जनरेट कर सकते हो, ऐसा वेव जनरेट कर सकते हो। क्या कभी एक स्ट्रिंग के बीच में आप ऐसा वेव जनरेट कर सकते हैं क्या, जो दो एंड पे फिक्स्ड है? क्या हम ऐसा वेव जनरेट कर सकते हैं? ऐसा वेव पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? मैडम इधर तो फिक्स है ना, तो यहाँ कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। समझ में आई चीज? मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपके दोनों एंड पे फिक्स है, और अगर आप वहां क्या जनरेट करने जा रहे हो, वेव जनरेट करने जा रहे हो, तो आपको ये इस टाइप का वेव मिलेगा। इस टाइप का वेव डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ तो जुड़ा हुआ है ना मैडम, यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आइदर ये ऐसा मिल सकता है, चलेगा। अगर ये ऐसा भी मिलेगा, ये ऐसा भी मिलेगा तो भी चलेगा। बीच में कितने भी बन सकते हैं, अप डाउन कैसा भी बन सकता है, बट ये यहाँ नहीं जाएगा। समझ में आया? अब देखो क्या होता है। अब आप जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो, कहाँ घुमा रहे हो मैडम? हम तो सर्कल पाथ में घुमा रहे हैं। तो भैया आपका जो एटम है वो कहाँ घूम रहा है? सर्कल पाथ में घूम रहा है। ये आपका क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, ठीक। अब एटम यहाँ कहाँ घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। तो मान लो इसको ये इसके पाथ को ना, ये पकड़ पकड़ के हमने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। भैया मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्कल पाथ में घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ में घूम रहा है, तो घूमते घूमते उसके साथ में वेव नेचर भी तो है, तो कैसे घूमेगा? वेव नेचर में घूमेगा ना, ठीक, वेव नेचर में घूमेगा। तो अब एक बात बताओ, जब ये घूमना चालू करेगा, तो ये मान लो ये अपने साथ घूमना चालू किया, ये वेव बन गया इसका, ये वेव बन गया इसका, ये वेव बन गया इसका, ठीक। तो ये मतलब ये तो डायग्राम गंदा हो गया, मैं फिर से बनाती हूँ। मेरे को जो समझाना था वो नहीं समझा पाऊंगी मैं, इसमें गलत बन गया। ये यहाँ पे ये एटम हो गया। इतना समझ में आ गया ना कि कैसे फिक्स हुआ है? तो मान लो जैसे ये एटम, ये इसका कोई एक कंप्लीट वेव हुआ, ये यहाँ से निकला, ये इसका दूसरा वेव कंप्लीट हुआ, ये यहाँ से निकला, ये इसका क्या हो गया बेटा? तीसरा वेव हुआ। अब बताओ इसका चौथा वेव यहाँ आगे कहीं जा रहा है, मतलब ये यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा। मत देखो और समझो, अगर इसमें ये अगर यहाँ से निकल रहा है वेव, तो ये यहाँ पे कब जुड़ेगा? जब ये वेव पूरा कंप्लीट होके ऐसे आएगा। समझ में आ रही चीज? ये जब कंप्लीट होके ऐसे आएगा, ये जब कंप्लीट होके ऐसे आएगा, तब ये यहाँ जुड़ रहा है। मतलब अगर ये वेव जो है, ये एक वेव यहाँ तक समझ में आए, ये मान लो यहाँ से निकला, ये डाउनफॉल, ये उसका अप साइड, एक वेव कंप्लीट, ये नीचे निकला, फिर ये ऊपर आया, दूसरा वेव कंप्लीट, ये नीचे से निकला, ये ऊपर से आया, ये तीसरा वेव कंप्लीट। समझ में आया? तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पैटर्न पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया सर्कल बना रहे हो पाथ, तो मतलब पाथ को तो जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वाला केस तो नहीं आ सकता ना, तो मतलब अगर इसको सर्कल बनाना है उसके पाथ को, तो इसको क्या करना चाहिए? ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक। तो मतलब देखो, अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये यहाँ से निकला, ये मान लो एक वेव इसका यहाँ कंप्लीट, ये दूसरा वेव निकला, ये यहाँ कंप्लीट, अब ये तीसरा निकला, तो ये यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा, ये तीसरा यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे जहाँ पे सर्कल को कंप्लीट होना है, वहां तो ये आधा है। तो मतलब इस समय जो वेव है, नंबर ऑफ वेव है, वो कितना है? 2.5 है, तो या 2.8 है, कुछ भी मान लो। ये वेव पूरा जब कंप्लीट होगा बेटा, तब इस सर्कल को, पेरिफेरी को टच करेगा। ये बीच में अगर कहीं होगा, तो ये तो भाई बीच में अगर है, अगर मान लो एक वेव ऐसे पूरा ये कंप्लीट हो गया, और इधर से आने वाला वेव भी पूरा जब कंप्लीट होगा तभी पेरिफेरी को टच करेगा और मिलेगा। अगर वो पूरा टच नहीं हुआ, मतलब वो ऊपर ही कहीं लटका हुआ है, इधर आएगा। तो मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर, तब तो ये दोनों क्या होते हैं ना, एंड मिलते हैं, ठीक। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये एंड नहीं मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? ये भले ये सर्कल नहीं बनेगा, ये वेव नेचर नहीं दिखा पाएगा।
समझ में आया? तो भाई ये उसका इसीलिए देखना, कभी कभी ना तुमको बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे जिसमें क्या दिखाता है पता है, ऐसा एक पाथ दिखाता है डी मतलब हाइपोथेसिस में, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए दिखाता है, ऐसे रोटेट करते हुए दिखाएगा तुमको। तो वो कोई बहुत अलग चीजें नहीं है, वो बस यही दिखाना चाह रहा है कि जब आपके वेव अप डाउन क्या होंगे एक फिक्स्ड इंटीजर पे, भाई अगर ये आधा है तो आधा है मतलब ये मिलेंगे नहीं कहीं, ये यहाँ पे ये जो हो ना ये यहाँ आधा है तो भैया ये कहीं और से शुरू हो रहा होगा। मतलब उन वेव को एक मतलब वेव का एक साइकिल बनने के लिए वेव को कंप्लीट होना जरूरी है। एक कंप्लीट वेव और आधे वेव को जोड़ नहीं सकते, वेव तभी जुड़ेंगे जब एक वेव पूरा कंप्लीट हो गया फिर दूसरा वेव स्टार्ट हो रहा हो। समझ में आ रही चीज? इसके हिसाब से बस इसी टाइप के पैटर्न में समझाया गया। अब थोड़ा सा और देखो, अब देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में तुम कहते हो कि भैया 1 वेव होनी चाहिए, 2 वेवलेंथ भी है तो भी चलेगा, 3 है जो भी 4। अब वेवलेंथ मतलब भैया यही तो वेवलेंथ है, जैसे ये एक वेवलेंथ हो गई, ये दूसरी वेवलेंथ हो गई, ये तीसरी वेवलेंथ हो गई, यही तो नंबर ऑफ वेवलेंथ है, यही तो नंबर ऑफ शेल है। मतलब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल जो है ये फर्स्ट सेल मतलब भैया सिर्फ में सिर्फ एक ही वेव है। ये मतलब जैसे ये मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो इस फर्स्ट सेल में ना बेटा ये एक ही वेव है, जो ये एक वेव कंप्लीट। अगर मैं दूसरे सेल की बात करूं, दूसरे सेल की, तो दूसरे सेल में ना बेटा 2 वेव हैं, मतलब एक वेव ये एक वेव इधर से आई और एक वेव ये इधर से गई। समझे? सर्कल बनाने के लिए सिर्फ 2 वेव है तो 2 वेव से जोड़ दिया। तीसरा सेल अगर है तो तीसरे सेल में ना नंबर ऑफ वेव 3 है, मतलब यहां से गए और यहां जुड़ गए, यहां से गया और यहां जुड़ गया, यहां से गया और यहां जुड़ गया, तो इसमें तीन वेवलेंथ है। मतलब ये जो n है ना ये नंबर ऑफ शेल भी बताता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ भी बताता है कि उतने वेवलेंथ वहां पे होंगे। ठीक है? तो कुछ समझो, थोड़ा सा देखो, ये हालांकि कहीं तुम लोग को एक्सप्लेनेशन करने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको ये जरूर पूछ सकता है कि वाई पॉजिटिव इंटीजर, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो एंगुलर मोमेंट इतना होगा ये प्रूफ किया गया, ये किसके बेसिस पे? तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बेसिस में प्रूफ किया गया था। ठीक है? मैं प्रूफ करके बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट जरूर जरूरी है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो, कि आपको ये पता हो। समझ में आया? कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो एक आध 2 मैं एनिमेटेड वीडियो आज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप चेक करिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता बेटा तो लेट मी नो, हम थोड़ा आगे और डील करेंगे। ठीक है? चलिए फिर बाय बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास